Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट में आज एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जो काफी चर्चित है। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट की बात करेंगे। 23 अप्रैल 2022 महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर मातोश्री के बाहर पहुंची थीं। साथ में पति रवि राणा भी थे। दोनों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। इस पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ और दोनों को 14 दिन जेल में बिताने पड़े। इस घटना के बाद नवनीत राणा का नाम सुर्खियों में आ गया। 27 मार्च 2024 के शाम 7 बजे बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में नवनीत राणा का भी नाम शामिल है। उन्हें पार्टी ने अमरावती से टिकट दिया था और तब तक राणा ने बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की थी। वे जब उनका नाम आया, पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, उसी दिन और रात के करीब 10 बजे नागपुर पहुंची बीजेपी कार्यालय और बीजेपी की मेंबरशिप ली, यानी कि बीजेपी ज्वाइन की। 2019 में कांग्रेस एनसीपी साथ थी, लेकिन अब समीकरण अलग है। दोनों ही विरोध में है। विरोध में तो शिंदे गुट के नेता भी हैं नवनीत राणा के खिलाफ, लेकिन अमरावती सीट पर लड़ाई अब निर्दलीय से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले नवनीत राणा वर्सेस कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े के बीच में। लेकिन मुकाबला कितना टाइट है, क्या समीकरण है, यह समझने से पहले सुनिए कि वहां के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है। अमरावती में जो फिलहाल दृश्य दिखाई दे रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबले का दिखाई दे रहा है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी के बलवंत वानखड़े, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा और महाराष्ट्र में एक प्रमुख स्थानीय पार्टी प्रहार जनशक्ति पार्टी के दिनेश बूब, इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। अगर दिनेश बूब उम्मीदवार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ आसानी जाती, लेकिन दिनेश बूब के मैदान में कूदने के बाद फिलहाल जो परिदृश्य है वो यही है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर होगी और चुनाव मतदान के दिन तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, विदर्भ में नागपुर को छोड़कर लगभग सभी लोकसभा सीटों पर चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है। नागपुर में भरपूर विकास किया मोदी की सरकार ने, लेकिन अमरावती में जो प्रतिभादाई पाटिल के समय विकास कार्य हुए, वही विकास कार्य प्रमुख तौर पे बड़े पैमाने पे मैं बात कर रहा हूँ, वही आगे चले। उसमें से कुछ पूरे हुए, कुछ अपूर्ण है। और वर्तमान सांसद पर उनकी एक समस्या ये भी थी कि वे अपक्ष रूप में चुनकर आई थी। उन्होंने हालांकि भाजपा को समर्थन किया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा नया ठोस काम विकास के रूप में पिछले 5 सालों में सामने नहीं आया है। नहीं, एक जनता के सामने मीडिया के माध्यम से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ऊपर लगभग मोदी आ चुके हैं। अब चर्चा यही चल रही है आमजनों में, मीडिया में, हर प्रकार की मीडिया में, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल हो या अखबार हो। चर्चा यही है कि भाजपा 300 आएगी, 320 आएगी, 310 आएगी या 315 आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना एक तरफा चुनाव देशव्यापी स्तर पर होगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन बहुत आगे है और सरकार हो सकता है कि भले ही बाउंड्री पर आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आएगी। देखिए, अमरावती लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है, इस पे पहले से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है और कांग्रेस के ही उम्मीदवार यहाँ से जीतते आए हैं। 96 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रभाव गिरा था और भारतीय जनता पक्ष शिवसेना के उम्मीदवार जो है शिवसेना के चिन्ह पे लड़ते थे, वो चुन के आते थे। इस बार की परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पक्ष का कमल चिन्ह और कांग्रेस का पंजा चिन्ह, ये दोनों पे चुनाव यहाँ पे हो रहा है। 91 के बाद पंजाब पे यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुआ था और कमल चिन्ह पे तो आज तक यहाँ पे कोई ही चुनाव हुआ नहीं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों में ही यहाँ पे सीधी यहाँ पे लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है और इन दोनों में ही फिलहाल तो भी यहाँ पे लड़त हो रही है। अभी चुनाव के लिए काफ़ी 15 दिन बाकी है। 15 दिन के बाद शुक्रवार को यहाँ पे मतदान होना है। तब तक परिस्थितियाँ बदलेगी। यहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार जो है दिनेश बुब, जो प्रहार से यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी मैदान में है और वो भी अच्छी लड़त यहाँ पे दे रहे हैं। ये चुनाव तो है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी की
जो यहाँ पे एक वेव बन रही है और भाजपा सरकार जो है उनके इस पे ये चुनाव यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस की जो राहुल गांधी है उन्होंने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उसका भी परिणाम थोड़ा सा इस चुनाव में दिखाई देता है और लोग कांग्रेस की तरफ भी लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से माना जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पक्ष को, उनको यहाँ पे चुनाव जितना आसान लग रहा है उतना आसान यहाँ पे चुनाव होना नहीं है, उनको यहाँ पे लड़त देनी है। और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है बच्चू कडू ने खड़ा की है, प्रहार के दिनेश बुब, वो भी मैदान में होने की वजह से ये तिरंगी लड़त तो होनी है। और आखिरी के स्टेज में यहाँ पे क्या होता कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी समीकरण यहाँ पे अभी से तैयार हुए हैं। तो आखिरी की स्टेज में ये कैसा चुनाव होगा ये आज तो हम बता नहीं सकेंगे। लेकिन जो भी चुनकर आएगा उसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, ये बात एकदम सही है कि डिफरेंस जो है, मतों का जो फर्क है वो बहुत कम होगा। ज़्यादा मार्जिन से कोई भी उम्मीदवार चुन के नहीं आएगा, क्योंकि पिछले बार 11 लाख वोट गिरे थे और जो चुन के आई थी नवनीत राणा जी, उनको 5,10,000 वोट मिले थे और जो आनंदराव अडसूळ है उनको 4,73,000 वोट यहाँ पे मिले थे। लेकिन इस बार ऐसे नहीं, इस बार ट्रायंगुलर फाइट है, तिरंगी लड़त है इसमें, इसलिए जो भी उम्मीदवार यहाँ चुन के आएगा वो बहुत कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 फर्क से चुन के आएगा। लेकिन यह चुनाव में कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण ये लड़ाई जो है ये 3 उम्मीदवारों में है, उसमें कमल है, पंजा है और प्रहार के दिनेश बुब है। तो कमल ये बोध चिन्ह जो है ये पहली बार अपने अमरावती लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन पे आने वाला है। पंजा ये 31 साल के बाद आने वाला है। तो मेरा गए टाइम जो विद्यमान सांसद है नवनीत राणा, इनको राष्ट्रवादी के पाठिंबा पे वो चुन के आए थे, तो उनको मुस्लिम और दलित ये भी वोट बैंक उनके पालने में आई थी। तो इस वक्त बीजेपी को ये वोट बैंक आना जरा कठिन है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि पंजा और कमल इसमें भारी टक्कर है और जो भी कैंडिडेट चुन के आएगा वो ज़्यादा वोटों से आएगा नहीं, बहुत मार्जिन कम रहेंगी। तो दिनेश बुब ये भी जो वोट है वो निश्चित रूप से नवनीत राणा के जो वोट्स है वो काटेंगे, इसलिए। और पंजा की जो वोट बैंक रहती है वो फिक्स रहती है, उसमें दलित भी रहते हैं, मोमेडियन भी रहते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस वक्त नवनीत राणा जी को अमरावती में थोड़ा टफ जा रहा है चुनाव, एकदम आसान नहीं है, वन साइड नहीं है। और अमरावती में गए 5 साल में जो विकास हुआ उसमें एक तो रेलवे वैगन फैक्ट्री आ गई है। तो ये प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थे उस टाइम ये प्रकल्प की घोषणा हुई थी, लेकिन वो अस्तित्व में अभी गत महीने में उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था और वो अपने सेवा में शुरू हो गया है। ऊपर सरकार किसकी रहेगी, क्या लगता है? ऊपर सरकार ये जो बीजेपी नारा दे रही है 400 पार, मुझे नहीं लगता 400 पार। इस वक्त विरोधी पक्ष भी सब एकजुट से लड़ रहा है, क्योंकि हर लोग पर्टिकुलर मोमेडियन समाज इस वक्त उन्होंने तय किया है कि अपन कांग्रेस के साथ रहेंगे। नवनीत राणा सुर्खियों में तब आई थी जब पैगंबर मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बाद भड़के हिंसा पर बोली थी कि राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा कराई जा रही है। साल 2021 में नवनीत कौर राणा उनके पति हनुमान चालीसा को लेकर विवादों में थे। नवनीत ने उद्धव ठाकरे तब महाराष्ट्र के सीएम थे के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भड़के शिव सैनिकों ने शहर में काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति पर देशद्रोह का आरोप लगाकर अरेस्ट भी किया था। और यही नहीं, उन पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले भी चल रहे हैं, ये केस भी चल रहा है, जिस पर बंबई हाईकोर्ट ने जून 2021 में उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था और उन पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। वैसे तो नवनीत राणा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फैंस ने उनके काम को काफी सराहा भी, लेकिन
यमगोंडा, लव इन सिंगापुर जैसी कई सुपरहिट फिल्म देने के बाद अपने कैरियर की पिक पर नवनीत की मुलाकात रवि राणा से हुई और फिर दोनों में प्यार हुआ और फिर ये प्यार का परवान चढ़ता गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो उसके बाद नवनीत कौर राणा अब बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी 2024 लोकसभा चुनाव में। शादी, अगर उनके शादी की बात करें तो शादी के कुछ वक्त बाद नवनीत की राजनीति में एंट्री होती है। साल 2014 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। साल 2019 में उन्होंने अमरावती से निर्दलीय चुनाव लड़ा और शानदार जीत भी दर्ज की। लेकिन वहीं देखें तो 2014-2019 के बाद अब 2024 में नवनीत राणा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। देखना यह है कि वो इस बार क्या कमाल कर पाती है। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात की जाए तो शिवसेना की तरफ से अरसुल आनंद राव मैदान में थे, जिन्हें 4,67,212 वोट मिले, 86% के करीब में वोट प्रतिशत रहा। एनसीपी की तरफ से नवनीत कौर राणा थी, जिन्हें 3,29,280 वोट मिले, 32.93% वोट प्रतिशत रहा। और बीएसपी की तरफ से गुणवंत देवपाड़े मैदान में थी, जिन्हें 98,200 वोट ही मिल सका, 9.82% वोट प्रतिशत रहा। आरपीआई की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र रामकृष्ण गवई थे, जिन्हें 54,278 वोट मिला, 5.42% वोट प्रतिशत रहा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अमरावती सीट से 24 उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें 15 निर्दलीय प्रत्याशी थे। शिवसेना ने मौजूदा सांसद अरसुल को मैदान में उतारा और जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी ने अरुण वानखेड़े को और बहुजन महापार्टी ने अठावले वाली जो पार्टी है वो संजय को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इस सब के बीच में बाजी मार ले गई नवनीत कौर राणा। 2019 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो नवनीत कौर राणा निर्दलीय उम्मीदवार थी और 5,10,947 वोट उन्हें मिला, जीत दर्ज की, 45.95% उनका वोट प्रतिशत रहा। शिवसेना के अरसुल आनंद राव 4,73,996 वोट पाने में कामयाब रहे, उन्हें 42.61% वोट प्रतिशत मिला। और VBA गुणवंत देवपाड़े इस पार्टी से उतरे थे और इन्हें 65,135 वोट मिला, 5.86% वोट प्रतिशत रहा। अमरावती लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें अमरावती, तिवसा, वड़नेड़ा, मेलघाट, अचलपुर और दयारपुर शामिल है। जातीय समीकरण को समझने से पहले अमरावती की जनता क्या कहती है वो भी आप पहले सुन लीजिए। हमारे लिए बहुत कुछ किया, मतलब सड़कें बनाई, पुल बना रहे हैं अभी उधर, हाईवे पुल बना रहे हैं, तो मतलब वो इधर से जो हाईवे मतलब जो वाहने जो सब कुछ इधर से उधर जाता है तो वो मतलब इजी हो रहा है। और क्या करना चाहिए था जो नहीं किया गया, ऐसे आपके ध्यान में आता है? अभी जो खासदार की निवडणूक आ रही है तो वो तो अभी मतलब वो उन लोगों ने अच्छा ही काम किया है कि जैसे कि अभी देखा जाए तो नवनीत राणा ने हमारे लिए मतलब उन्होंने ऐसा वादा किया है कि वो हमारे बच्चों के लिए मतलब हमारे स्टूडेंट के लिए वो स्टार्टअप कंपनी अमरावती में लाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी के साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए मतलब कैटेगरी ना देखे होते तो सबकी जो फीस है मतलब जो एग्ज़ाम फीस है वो सेम होनी चाहिए कि मतलब उसमें कुछ ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों के लिए अलग, इन लोगों के लिए, सबको कैटेगरी में सेम रखना चाहिए। क्या लगता है तुमको दोनों को कि किसमें मुकाबला बिल्कुल टाइट है, किस में मुकाबला यहाँ पर हो सकता है? देखा जाए तो अपन बोल नहीं सकते कि कौन जीतेगा, सबने अच्छे काम किया है, लेकिन रहता है ना नारी सबसे भारी, तो मुझे लगता है नवनीत राणा आ सकती है। तो जिस तरीके से नारी के से बोलेगी कि सबसे भारी वही है, ऐसा बता रहे, क्या लगता है यहाँ पर किस में मुकाबला होगा, किसके साथ किसकी टक्कर होगी? ये राष्ट्र संत का जिला है, इस पर तिरंगी लड़त हो सकती है। नवनीत राणा और बलवंत वानखेड़े और प्रहार के जो है दिनेश बोब, इसमें हो सकता है। यहाँ अमरावती जिले में देखा जाए तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर भारी संख्या में बेरोजगारी है। यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए और अपना पढ़ाई होने के बाद में रोजगार के लिए वो पुणे में जाती है। ऐसी एक भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल नहीं है कि यहाँ पर स्थायी में रोजगार मिले। रोजगार का बहुत परिणाम में यहाँ पर वो प्रॉब्लम है। उसी के साथ आज तक
जो नवनीत राणा है उन्होंने बोल देना चाहिए कि मैंने एक काम किया, और ये जो चुनाव जब 2024 का चल रहा है इसमें उन्होंने 10 काम ये बड़े पैमाने में किया है, ऐसा फ्लैक्स लगा कि उन्होंने बताना चाहिए। ऐसा एक भी काम नहीं है कि जो जनसामान्य के जो कुछ राय रहती है वो ऐसा कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। खाली हनुमान चालीसा पठन करके और राजनीतिक झगड़े करके यही उन्होंने 5 साल किया है, उसी के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा चैलेंज है एक आम आदमी करके उन्होंने जो भी विकास किया होगा तो वो बताना चाहिए उन्होंने। तो ठीक है ना, मुझे बोलिए मुकाबला किस में रहेगा, कैसा मुकाबला, किसके साथ कितना टाइट मुकाबला होगा यहाँ पर? पहली बात तो अमरावती में आप भी लोगों की वजह से आप बता रहे हैं कि चौरंगी लड़त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे देश के अंदर तानाशाही विरुद्ध लोकशाही की ये मुकाबला है, सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हालांकि बीजेपी अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसे कमाए हैं, जितना भी विपक्ष पार्टी है उनके नेता खरीद कर वो अपने चुनाव के लिए अपना चुनाव जीतना चाहिए, इसलिए वो पैसा बांटकर वोट डिवाइड करने के लिए अलग अलग उम्मीदवार खड़े रहे। आप जो अगर आप अमरावती की बात करेंगे, अमरावती में मैं तो कहूंगा मेरे मत से सिर्फ 2 में लड़ते हैं, कांग्रेस पक्ष और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों में ही चुनाव रहेगा। हालांकि देखा जाए तो सब लोग कह रहे हैं कि चौरंगी लड़त रहेंगी, तिरंगी लड़त रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वसामान्य जनता को ये ध्यान में आ चुका है कि ये जो भी इसमें उम्मीदवार खड़े किए हैं, अम्बेडकर विचारवंत के कुछ उम्मीदवार होंगे, कुछ प्रहार जनशक्ति के होंगे, जहाँ पे ये जो इलेक्शन चालू है सिर्फ तानाशाही और लोकशाही, हम लोकशाही के समर्थन में यहाँ पे आज खड़े हैं। हमें चाहिए लोकशाही जिंदा चाहिए। 10 साल में हमने देखा है जिस तरह से तानाशाही देश में छाई है, उसका सर्वसामान्य जनता में इतना रोष है कि जनता के कितने भी प्रश्न है, चाहे एमपीएससी की एग्जाम हो, पेपर फूटना और बेरोजगारी बढ़ना, ये बहुत सी समस्या है। इसलिए तानाशाह विरुद्ध लोकशाही की ये चुनाव चालू है। यानी तानाशाही और लोकशाही के खिलाफ यहाँ का चुनाव है। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी ऊपर, क्या लगता है आपको? यहाँ लोकतंत्र है, अपना लोकतंत्र के हिसाब से जिसे भी जो पसंद आता है, जिसके काम दिखते हैं वो हिसाब से वो अपना वोटिंग करता है। मेरा एक ही निवेदन है कि सब मिलके वोटिंग करें वोटिंग के दिन में, ताकि इससे अपना लोकतंत्र जीवित रहे। और उसके बाद में विकास के बारे में बात है तो लगभग आज हिंदुस्तान अपन 1 नंबर पे आ चुका है। डिजिटल इंडिया का जो सपना था नरेंद्र भाई मोदी का, ये भी सब प्रत्यक्ष दिख रहा है। उसके बाद में काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपना अपना एक पर्सनली ओपिनियन है, सबका अलग अलग, विभिन्न भाषा है, जैसा विभिन्न देश अपना ये वेशभूषा है, उस प्रकार से अपनी सोच भी कहीं ना कहीं अलग होती है। लेकिन वोटिंग होने के बाद में जो संविधान अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया कि वोटिंग इसका कि बोलने का जो हक मिला है उसका हम उपयोग करेंगे वोटिंग करके, और उसी से जो डिसीजन नतीजे आएंगे वो सब जनता के पक्ष में रहेंगे। ये मैं आपसे करता हूँ। महाराष्ट्र का अमरावती जिला विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर अमरावती मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। अमरावती लोकसभा सीट पर पिछले 25 साल से शिवसेना का कब्जा रहा है। इसमें भी ज्यादा खास बात यह है कि जितनी बार भी यहाँ पर प्रमुख दलों की महिलाएं प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरी और लड़ी तो उन्हें जीत हासिल हुई। पहली बार कांग्रेस से उषा चौधरी ने 1980 में अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। वहीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 1991 में शिवसेना के प्रकाश पाटिल को हराकर सांसद बनी थी। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 2011 के जातीय जनगणना के मुताबिक 21 लाख यहाँ की आबादी है। 59% लोग यहाँ पर गांव में बसते हैं, 40% लोग शहर में रहते हैं। कास्ट पॉपुलेशन की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के 13.29%, ईसाई धर्म के 0.25%, जैन धर्म के 0.39%, मुस्लिम धर्म के 14.59%, अनुसूचित जाति की यहाँ पर 17.5% और अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के 14.01% यहाँ की आबादी बताई जाती है और सिख समुदाय के 0.08% यहाँ पर आबादी है। नवनीत राणा का जन्म मुंबई के एक पंजाबी प्रांत में हुआ था और उनके पिता सैन्य अधिकारी थे और उनके स्कूली शिक्षा कार्तिका हाई स्कूल में हुई। इसके बाद मॉडल अभिनेत्री बनी, फिर राजनीति में कदम रखा। नवनीत राणा ने साल 2011 में बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय एमएलए रवि राणा से शादी की। दोनों की शादी पूरे भारत में काफी चर्चित रही थी क्योंकि इन दोनों के साथ 3710 जोड़ों ने
साथ में फेरे लिए थे और ये सामूहिक विवाह थी, कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियों में रही थी। शादी के कुछ वक्त बाद नवनीत की राजनीति में एंट्री हुई और उन्हें 2014 में एनसीपी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ी अमरावती से और शानदार जीत दर्ज की। अब 2024 की बारी है। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में बहस के दौरान भी उनके बयान को काफी चर्चा किया गया, चर्चित भी रही थी। विपक्ष ने जब पीएम मोदी पर निशाना साधा था तो पक्ष में बैठे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन विपक्ष के नेताओं पर बरसने वालों में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी थी, जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का तीखा विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए लाया गया है। अब 2024 लोकसभा चुनाव का दौर है। इस बीच देखने वाली बात यह होगी कि अमरावती की जनता नवनीत राणा को दोबारा लाती है या फिर कोई नया चेहरा मैदान में उतरती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की नवनीत राणा से ही इस बार मुकाबला है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को जब फैसले आएंगे तो अमरावती लोकसभा सीट का समीकरण क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।